ये है अगेंस्ट द गॉड्स का सीजन 2 नॉवल एक्सप्लेनेशन पार्ट 138। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि स्वान युएन वेंटियन फेन जुएचन को देखते हुए उससे कहता है, मेरा प्लान था कि 3 साल पहले बर्निंग हेवन क्लैन को मिटा दूं और तुम्हें अकेला छोड़ दूं। फिर तुम नफरत और बदला लेने के लिए चलकर फेन यीजुए से चाबी लेते और ये मुफेंग तक पहुंचते, पर बीच में युनचे आया और सब कुछ जल्दी हो गया। खुशकिस्मती से उसने बर्निंग हेवन क्लैन का सफाया किया पर तुम्हें जिंदा छोड़ दिया। समय थोड़ा गड़बड़ हुआ पर प्रोसेस और रिजल्ट परफेक्ट फ्लॉलेस था। तुम ये मुफंग तक पहुंचे, ये हुआंग की यादें जागी, उसकी स्ट्रेंथ का हिस्सा मिला और फिर तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा बनी हेवनली सिन डिवाइन सोर्ड को हासिल करना, क्योंकि सिर्फ यही सोर्ड तुम्हारी ब्लड लाइन का डेविल ब्लड सील रिलीज कर सकती थी, बिल्कुल उसी तरह जैसा 1000 साल पहले ये मुफंग के साथ हुआ और तुम बदला लेते। और यही तो मैं चाहता था। अब आगे। स्वान युएन वेंटियन जोर से हंसते हुए कहता है, डिवाइन प्रोफाउंड रेल्म के सीक्रेट्स का लालच देकर मैंने प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट के सभी सुप्रीम एक्सपर्ट्स को इकट्ठा किया और डेविल सोर्ड कॉन्फ्रेंस रखा। इसका मकसद हेवनली सिन डिवाइन सोर्ड पर लगे आखिरी सील को हटाना था। डेविल सोर्ड कॉन्फ्रेंस पूरी तरह से सफल रहा और उसके बाद जो करना था वो ये था कि तुम पूरी तरह से अनसील्ड हेवनली सिन डिवाइन सोर्ड को हासिल कर लो, क्योंकि हेवनली सिन डिवाइन सोर्ड मिलने के बाद तुम्हारा पहला काम अपने डेविल ब्लड को अवेकन करना ही होता। और सील से आजाद होने के बाद तलवार के अंदर का डेविल सोल भी तुम्हारे डेविल ब्लड के जरिए धीरे धीरे रिकवर हो सकता था। जब उसके पास सफिशिएंट डेविल सोल एनर्जी जमा हो जाती तो वो तुम्हारा डेविल ब्लड जबरदस्ती छीन लेता और उसे मेरी बॉडी में डाल देता, जिससे मुझे डेविल ब्लड और डेविल सोल दोनों मिल जाते और मुझे एक पियरलेस स्ट्रेंथ मिलती। भले ही उस रेड डेमोनेस ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया, लेकिन आखिर में उसी ने अनसील्ड हेवनली सिन डिवाइन सोर्ड को तुम्हारे हाथों में पहुंचाने में मदद की। हा 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 हा, ये जरूर आसमान ने मेरी 1000 साल की मेहनत का इनाम दिया है। बैंग! फेन जुएचन का मुक्का जमीन पर जोर से पड़ता है। उसका पूरा शरीर कांप रहा था और पसीने से भीगा हुआ था, जैसे पूरी तरह थक चुका हो। जब से बर्निंग हेवन क्लैन का नाश हुआ था, उसकी दुनिया में सिर्फ बदला शब्द बचा था। बदले के लिए उसने फेन यीजुए द्वारा मरते वक्त दी गई काली चाबी ली और ब्लैक फील्ड नेशन के लैंड ऑफ डेथ तक का सफर किया, जिसमें उसने अनगिनत जानलेवा खतरों का सामना किया। बदले के लिए उसने ये मुफेंग के डेविल ओरिजिन में जमा हुई पावर को डेस्परेशन से अब्सॉर्ब किया, भले ही उसे सोल ओरिजिन्स के बीच रिपल्शन के कारण नरक जैसा दर्द सहना पड़ा। बदले के लिए उसने अपनी जान जोखिम में डालकर अकेले सुप्रीम ओशन पैलेस गया। बदले के लिए वो हेवनली सिन डिवाइन सोर्ड से अपने शरीर में डेविल ब्लड को जगाना चाहता था, भले ही उसे साफ पता था कि इससे उसकी इच्छा शक्ति और पर्सनैलिटी बिगड़ जाएगी। और आज उसे पता चला कि उसके अनुभव, उसकी सारी नफरत, सारा दर्द, सारी मेहनत असल में किसी और के द्वारा कैलकुलेट और अरेंज की गई थी। और वो इंसान उसके इटर्नल नाइट रॉयल फैमिली के नाश के पीछे का असली कल्प्रिट था, उसकी सारी ट्रेजेडीज का कारण। वो इंसान जिसे वो इस जिंदगी में सबसे ज्यादा नफरत करता था और मारना चाहता था। उसे मारने के लिए उसने सब कुछ कुर्बान कर दिया। आखिर में वो सिर्फ उसके अरेंजमेंट्स को एक एक कदम फॉलो कर रहा था, जिससे उसके एम्बिशंस को जड़ पकड़ने में मदद मिली। ये दर्द और ये बेबसपन का एहसास बयान नहीं किया जा सकता था। फेन जुएचन की पूरी मानसिक दुनिया टूटने के कगार पर थी। वो फूटी हुई आवाज में पूछता है, क्यों? तुमने ये सब क्यों किया? 1200 साल पहले जब मैंने माइटी हेवनली सोर्ड रीजन के सोर्ड मास्टर का पद संभाला, मेरा कल्टीवेशन पहले ही सॉवरेन प्रोफाउंड के पीक पर पहुंच चुका था। लेकिन उसके बाद मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, मैं सॉवरेन प्रोफाउंड रेल्म की सीमा को तोड़ नहीं पाया। जैसे मैं एक ऐसे पिंजरे में बंद हो गया हूं जो कभी खुल नहीं सकता। मैंने एक बार मान लिया था कि यह इंसानी ताकत की सीमा है और मैं इंसानों में सबसे ऊंचा अस्तित्व हूं। आखिर में मुझे एक प्राचीन रिकॉर्ड में रेल्म ऑफ द गॉड्स के अस्तित्व का पता चला। तब मुझे पता चला कि एक इंसान की ताकत सॉवरेन प्रोफाउंड रेल्म की सीमा को तोड़ सकती है और लेजेंड्स में बताए गए डिवाइन वे तक पहुंच सकती है। इसलिए मैंने सभी संभाव अवसरों की तलाश शुरू कर दी। इटर्नल नाइट रॉयल फैमिली के पास जो अद्भुत हेवनली सिन डिवाइन सोर्ड थी, वो उन अवसरों में से एक थी। फेन जुएचन आंखें फाड़े कांपती आवाज में बोला, सिर्फ एक ऊंचे प्लेन की पावर के पीछे, सिर्फ एक संभव अवसर के लिए तुम इतने क्रूर हो गए और बिना सोचे समझे एक मासूम परिवार को मिटा दिया। तुमने सच में। स्वान युएन वेंटियन कंधे उचकाकर कहता है, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या?
मेरी जिंदगी में एक ही चीज कभी नहीं बदली, और वो है और ज्यादा पावर की तलाश। इस लक्ष्य के लिए मैं सब कुछ कुर्बान कर सकता हूं और हर तरीका अपनाता हूं। जब तक कोई चीज मुझे और ज्यादा पावर दे सकती है, वो सब मेरे लिए सीढ़ी बन सकती है। यही वजह है कि मैं शुआन युआन वेंटियन आज यहां तक पहुंचा हूं। 1000 साल पहले ये मुफंग की अचानक बढ़ी हुई ताकत ने मुझे हैरान कर दिया, क्योंकि मैंने साफ देखा था कि उसकी पावर सॉवरेन प्रोफाउंड रेल्म की सीमाओं को पार कर चुकी थी। मैंने वो अवसर साफ देखा था, इसलिए इस पूरे 1000 साल मैंने इसमें समय और मेहनत लगाई है। 19 दिन पहले मैंने उस लाल डिमोनिक लड़की की पावर देखी। मैंने कभी खुद को पीक पर पहुंचा हुआ माना था और पियरलेस स्ट्रेंथ का मालिक समझा था, लेकिन उसके सामने मैं सिर्फ एक कचरा था जिसे देखना भी गवारा नहीं था। जानते हो उस वक्त मुझे कैसा लगा? डर, हैरानी, अपमान। लेकिन सबसे ज्यादा जो मुझे महसूस हुआ वो थी इच्छा और उत्साह, क्योंकि ये मुफंग की ताकत अभी भी असली सीमा से बहुत दूर है। अभी भी एक और ऊंचा लेवल है पावर का जो मेरा इंतजार कर रहा है। एक पावर जिसे दूसरे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कोई वजह नहीं कि मैं शुआन युआन वेंटियन उसे इस्तेमाल न कर सकूं। और आज मैं एक ऊंचे प्लेन की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाऊंगा। शुआन युआन वेंटियन का प्रोफाउंड वे के प्रति अत्यंत जुनून 4 ग्रेट सीक्रेट ग्राउंड्स में सबको पता था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो इस हद तक जुनूनी था। युनचे ने बर्निंग हेवन क्लैन को इसलिए मिटाया था क्योंकि उन्होंने उसकी रिवर्स स्केल को छुआ था, लेकिन शुआन युआन वेंटियन ने दूसरे सीक्रेट ग्राउंड्स के खिलाफ साजिश करने में कोई झिझक नहीं दिखाई, और यहां तक कि शक्तिशाली इटर्नल नाइट रॉयल फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के लिए बड़ी कोशिश की। यह इसीलिए नहीं था कि उसे उनसे कोई बड़ी नफरत थी, बल्कि सिर्फ एक संभावना के लिए जिसे वो उस समय कंफर्म नहीं कर सकता था। यह सिर्फ दिमागी रूप से बीमार होने से कहीं ज्यादा था। वो बचा हुआ बदला लेने वाला असल में सामने वाले का छोड़ा हुआ एक शतरंज का मोहरा था, और उसके हर कदम उसके अनुमान के मुताबिक थे। फैन जुएचन हेवनली सिन डेविल सोर्ड को पकड़कर कांपते हुए खड़ा होता है और बोलता है, शुआन युआन वेंटियन, तुम सफल नहीं होगे। जब उसने अपना डेविल ब्लड सफलतापूर्वक जगाया था, तब उसने तलवार के अंदर डेविल सोल के अस्तित्व को महसूस कर लिया था, और डेविल ब्लड जगाने के 15वें दिन उसने उसके सोल पर सीधा हमला किया था और उसकी कॉन्शियसनेस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी। लेकिन उसने बड़ी मुश्किल से उसे सफलतापूर्वक रोक दिया था और डेविल सोल को अपनी इच्छा के आगे झुकने पर मजबूर कर दिया था। शुआन युआन वेंटियन की बातों के साथ जोड़कर तलवार के अंदर का डेविल सोल असल में उसके कॉन्शियसनेस को मिटाकर उसके शरीर में डेविल ब्लड चुराना चाहता था और उसे शुआन युआन वेंटियन को देना चाहता था। इसलिए वो कंफर्म कर सकता था कि शुआन युआन वेंटियन आखिरी कदम पर पूरी तरह से फेल हो चुका था। शुआन युआन वेंटियन हंसते हुए फेन जुएचन की तरफ अपना सफेद हाथ बढ़ाता है। हे सच में? फेन जुएचन, तुम्हें आज मेरा शुक्रिया करना चाहिए। अगर मैं तुम्हें जिंदा रखना नहीं चाहता तो तुम आज तक कैसे जिंदा रहते? मैंने तुम्हें इतने साल की जिंदगी दी है, तो आज तुम्हारा सब कुछ मुझे लौटाने का समय है। शुआन युआन वेंटियन का बढ़ा हुआ हाथ जोर से पीछे खींचता है। फेन जुएचन के दिमाग में कुछ अचानक फट गया और एक गूंजने वाली आवाज आई। उसकी दृष्टि तुरंत सफेद हो गई और उसकी आंखों का रंग चला गया, इससे पहले कि वो एक लकड़ी के तख्त की तरह जमीन पर गिर पड़े। शुआन युआन वेंटियन अपने हाथ नीचे करता है, मुड़ता है और कहता है, चलो शुरू करते हैं। सीन शिफ्ट होता है। फेंग शुएर बिना रुके नॉर्थ की तरफ भागती रहती है। उसे नहीं पता था कि वो कहां है, और न ही उसने रुककर किसी से पूछने की हिम्मत की। उसे सिर्फ हल्का सा एहसास हुआ कि वो डिवाइन फीनिक्स एम्पायर की सीमाओं से बाहर आ चुकी है। आसमान धीरे धीरे अंधेरा हो गया और पश्चिमी आसमान में शाम के आने के संकेत दिखने लगे। नीचे विशाल वन क्षेत्र और ठंडी हवा ने फेंग शुएर के अशांत मन को थोड़ा शांत किया। जब से शुआन युआन वेंटियन को फेन जुएचन ने रोका था, तब से कई घंटे बीत चुके थे और अभी भी उसके पीछे शुआन युआन वेंटियन के ऑरा के कोई संकेत नहीं थे। इतने समय के बाद जरूर अब सब सुरक्षित होगा। फेंग शुएर की गति धीरे धीरे कम हो जाती है जब वो युनचे को कसकर पकड़ती है और धीरे से कहती है, बिग ब्रदर युन, हम अब सुरक्षित हैं। मुझे पता है कि तुम इतनी आसानी से नहीं मरोगे। मैं तुरंत तुम्हें ठीक कर दूंगी। वो नीचे देखती है और धीरे धीरे एक छोटी सी जगह की तरफ उड़ती है। युनचे के घाव इतने गंभीर थे कि वो देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। लाइफ फोर्स जो बुझी नहीं थी, वो एक जुगनू की लाइट की तरह कमजोर थी। अब वो जो करने जा रही थी, वो फिनिक्स गॉड द्वारा दी गई अपनी फिनिक्स ओरिजिन पावर को पूरी तरह से युनचे को देना था।
उसे अच्छी तरह पता था कि युनचे के घावों की गंभीरता उसके बाहरी घावों में नहीं, बल्कि इस बात में थी कि उसके सारे ऑर्गन्स डिस्ट्रॉय हो चुके थे। और नाश की गंभीरता ऐसी थी कि अगर ग्रेट फर्मामेंट गोल्डन डेटी भी आसमान से उतर आते तो भी उसके घाव ठीक नहीं हो सकते थे। अगर वो अपनी सारी फीनिक्स ओरिजिन पावर भी दे देती तो वो सिर्फ उसे थोड़े समय के लिए एक आखिरी सांस दे सकती थी, लेकिन इसके अलावा उसे नहीं पता था कि उसके पास और क्या विकल्प बचा था। फेंगशुएर धीरे से नीचे उतरती है और युनचे को जमीन पर लिटाती है। युनचे का पूरा शरीर खून से लथपथ था, खासकर उसकी छाती। इस दयनीय स्थिति ने फेंगशुएर का दिल पहली नजर में ही दर्द से भर दिया। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है क्योंकि वो और नहीं देख सकती थी। धीरे से अपने हाथ उठाती है और बिना किसी झिझक के अपनी सबसे कीमती फीनिक्स एनर्जी सोर्स को जलाती है। इसी समय उसका शरीर अचानक कांप उठता है। उसकी खूबसूरत आंखें जो अभी अभी बंद हुई थीं, अचानक खुल जाती हैं और उसके चेहरे पर गहरा आश्चर्य आ जाता है। ठीक उसी पल जब उसने अपनी फीनिक्स ओरिजिन पावर को जलाना शुरू किया, एक अत्यंत भयावह ऑरा दूर से तेजी से आया और उस पर लॉक हो गया। इस ऑरा की ताकत उससे कहीं ज्यादा थी और यहां तक कि फेंग जुकुई से भी ज्यादा थी। ये उस पिनिकल लेवल पर था जहां स्वान्युअन वेंटियन था। जब उसे लगा कि स्वान्युअन वेंटियन ने फिर से पीछा कर लिया है, तब दो और पावरफुल ऑरास जो पहले वाले से कम नहीं थे उस पर लॉक हो गए। आसमान में दूर से एक आवाज आई, ओह, ये डिवाइन फीनिक्स सेक्ट की प्रिंसेस स्नो नहीं है? हमने अभी दोपहर में आपकी दावत में शिरकत की थी और अब आप यहां हजारों किलोमीटर दूर हैं। कितनी अद्भुत किस्मत है कि हम फिर मिल गए। फेंगशुएर अपनी फ्लेम वापस खींचती है, मुड़ती है और आसमान में 3 लोगों के सिलुएट्स को देखती है। 3 लोग जो प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट के प्रोफाउंड कल्टीवेशन के पिनेकल पर थे। 4 सेक्रेड मास्टर्स में से 3, सेक्रेड एम्परर हुआंगजी वुयू, सॉवरेन ऑफ द सीज कु फेंगयी, हेवनली मॉनर्क ये मेक्शी। शुआन्युअन वेंटियन से बचने के लिए वो युनचे को लेकर टॉप स्पीड से भागी थी, लगभग बिना रुके। लेकिन यहां वो शुआन्युअन वेंटियन के लेवल के लोगों से मिली थी, और वो भी 3। ये इत्तेफाक कैसे हो सकता था? फेंगशुएर तुरंत समझ जाती है, तुम लोग हो। इन तीनों का मकसद साफ तौर पर शुआन्युअन वेंटियन जैसा ही था। वो उसका पीछा करते रहे, इसलिए वो यहां थे। वो युनचे के सामने खड़ी हो जाती है और जितनी तेज आवाज निकाल सकती थी चिल्लाती है, तुम सब क्या चाहते हो? कू फेंगी ठंड से बोलती है, मैं ज्यादा बकवास नहीं करना चाहती। हम तीनों ने तुम्हारा इतना लंबा पीछा किया है। हमारे इरादों के बारे में क्या चतुर प्रिंसेस स्नो ने अब तक अंदाजा नहीं लगाया? हुआंगजी वुयू की नजर खून से लथपथ युनचे से हटती है, जिसका ऑरा महसूस नहीं हो रहा था, और कहता है, पहले फीनिक्स सिटी में तुम्हारे पिता ने हमें बताया था कि युनचे मर चुका है, लेकिन हमने उन पर विश्वास नहीं किया। लगता है डिवाइन फीनिक्स सेक्ट ने हमसे झूठ नहीं बोला था। ये मेक्सी मुस्कुराते हुए कहता है, जब युनचे मर ही चुका है तो मामला बहुत सरल हो जाता है। तीनों सेक्रेड मास्टर्स के हिसाब से युनचे की वर्तमान स्थिति एक पूरी तरह से मरे हुए आदमी की थी। वो अचानक इतनी बुरी तरह से कैसे मर गया यह महत्वपूर्ण नहीं था। यह मेक्सी हवा में अपना हाथ बढ़ाता है, प्रिंसेस स्नो, आपको युनचे का शरीर हमें सौंप देना चाहिए। जब हमें वो मिल जाएगा जो हमें चाहिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम आपके लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं करेंगे। हो सकता है हम उसका शरीर आपको लौटा भी दें। ये मेसी के आखिरी शब्द झूठ नहीं थे। उनकी एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ के बावजूद उन तीनों को फेंगशुएर को कुछ करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि शुआन्युअन वेंटियन के विपरीत उन्होंने अभी तक फीनिक्स गॉड की मौत की पुष्टि नहीं की थी। वो शायद डिवाइन फीनिक्स सेक्ट के दूसरों को मारने की हिम्मत कर सकते थे, लेकिन फेंगशुएर फीनिक्स गॉड की इकलौती उत्तराधिकारी थी। अगर वो उसे मार देते या गंभीर रूप से घायल कर देते तो उन्हें निश्चित रूप से फीनिक्स गॉड के क्रोध का सामना करना पड़ता। फीनिक्स गॉड का क्रोध, जब तक उनके पास कोई विकल्प न हो, वो उसे झेलने की हिम्मत नहीं करते थे। भले ही उनके दिलों में अभी भी अलग अलग स्टार्स पर संदेह था कि फीनिक्स गॉड जिंदा है या नहीं। अगर उन्हें 90% भी विश्वास था तो बचा हुआ 10% उन्हें डिवाइन फीनिक्स सेक्ट की सीमा को लांघने से रोकने के लिए पर्याप्त था। 3 सेक्रेड मास्टर्स के भारी दबाव के बावजूद फेंगशुएर कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसकी ऑरा एक तूफान में चिंगारी जैसी थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी अद्वितीय दृढ़ता थी। मैं कभी भी तुम सबको बिग ब्रदर युन को और नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी। हुआंगजी वुयू हंसते हुए कहता है, वो तो मर चुका है, लेकिन प्रिंसेस स्नो अभी भी इतनी दीवानी है। यह सच में प्रशंसा के लायक है। फेंगशुएर जोर से चिल्लाती है, बिग ब्रदर युन नहीं मरेंगे,
भले ही तुम सब सेक्रेड मास्टर्स हो, तुम्हारे दिल इतने क्रूर हैं। तुम लोगों को मरना चाहिए। पहले सुप्रीम ओशन पैलेस में तुम लोगों ने मिलकर बिग ब्रदर यून की चीज छीनने की कोशिश की थी, लेकिन बिग ब्रदर यून के मास्टर ने तुम्हें सबक सिखाया था। आखिर में उसने तुम सबको छोड़ दिया और तुम सबने भी सबके सामने वादा किया था कि तुम बिग ब्रदर यून को और नुकसान नहीं पहुंचाओगे। आज ये सब करके क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि बिग ब्रदर यून का मास्टर तुम्हें और नहीं छोड़ेगा? उस लाल कपड़ों वाली बिल्कुल डरावनी लड़की के बारे में सोचकर उन तीनों के दिल एक पल के लिए ठंडे पड़ गए। उसके बाद ये मैक्सी हंसने लगा। हा 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 हा, तुम सही हो। मैंने सोचा नहीं था कि कोमल प्रिंसेस स्नो इतनी तेज जबान वाली होंगी। हमें सच में उस लाल डिमोनेस से डर लगता है, लेकिन दुर्भाग्य से वो दूसरी दुनिया की है और जा चुकी है। वो कभी वापस नहीं आएगी और उसने खुद ऐलान किया था कि वो यूनचे से सारे रिश्ते तोड़ देगी। मुझे यकीन है कि प्रिंसेस स्नो ने भी यह साफ सुना होगा। ये मैक्सी की आवाज तुरंत ठंडी हो जाती है। उस लाल डिमोनेस ने मुझे जो शर्म और दर्द दिया है वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। ये सब यूनचे की वजह से है। मैंने तो सोचा था कि यूनचे से इस कर्ज का हिसाब बराबर करूंगा, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि वो इतनी जल्दी मर जाएगा। कूफेंगी की आवाज ठंडी हो जाती है। और कुछ कहने की जरूरत नहीं। फेंग शुएर, जब यूनचे मर चुका है, हम सिर्फ मिरर ऑफ समसारा मांग रहे हैं। अगर वो अभी भी उसके पास है तो बस उसका लाश फेंक दो। अगर वो तुम्हारे पास है तो बेहतर होगा कि तुम उसे चुपचाप दे दो। हुआंगजी वुयू मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हें हमारी बात मान लेनी चाहिए। उस दिन जो शर्म उन्हें मिली थी वो उसे यूनचे पर निकालना चाहते थे। अगर तुमने उन्हें खुद हरकत करने पर मजबूर किया तो मैं यूनचे के लाश की पूर्णता की गारंटी नहीं दे सकता। फेंग शुएर के लंबे बाल बिखर गए और फ्लेम जैसे लाल हो गए। उसके शरीर पर फिनिक्स फ्लेम्स तुरंत 30 मीटर ऊंचे जल उठे। फिनिक्स फ्लेम्स के बीच पंख फैलाए एक फिनिक्स का सिलुएट दिखाई दिया। उसकी नजर और आवाज नफरत भरी थी। अगर तुम सब बिग ब्रदर यून को नुकसान पहुंचाना चाहते हो तो तुम्हें पहले मेरी फेंग शुएर की राख के ऊपर से गुजरना होगा। ये मैक्सी बेपरवाही से हंसता है। कितनी नाफरमान है, कूफेंगी धीमी आवाज में कहती है। चलो। हवा में गरज की आवाज गूंजी। ये मैक्सी और कूफेंगी ने एक साथ हमला कर दिया था। वो आसमान से नीचे उतरे और सीधे फेंग शुएर की तरफ बढ़े। फेंग शुएर निश्चित रूप से प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट की वर्तमान जनरेशन में सबसे पावरफुल थी। उसकी नेचुरल टैलेंट पूरे प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट के इतिहास में यूनिक थी, लेकिन 2 सेक्रेड मास्टर्स के भारी दबाव के नीचे उसके फिनिक्स फ्लेम्स तुरंत आधे दब गए थे, लेकिन दूसरा आधा उसकी मजबूत डिटर्मिनेशन के साथ जोर से जलता रहा। फेंग शुएर मन में बुदबुदाती है, बिग ब्रदर यून, भले ही मैं अभी तक तुम्हारी पत्नी नहीं हूं, अगर मैं तुम्हारे साथ मर सकूं तो मुझे इस जीवन में कोई अफसोस नहीं होगा। और वो 2 सेक्रेड मास्टर्स की तरफ एक दृढ़ इच्छा से बढ़ी। आसमान में से एक फिनिक्स के गुजरने की साफ आवाजें सुनाई दे रही थीं। ठीक उसी पल जब फेंग शुएर ने अपनी फिनिक्स फ्लेम्स छोड़ी, उसने अचानक अपनी आंख के कोने से एक ध्यान खींचने वाला गोल्डन रंग देखा। वो भी एक फ्लेम का गोला था, लेकिन वो सबसे सुंदर और ध्यान खींचने वाले गोल्डन रंग में था। सुनहरी फ्लेम बड़ी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो हवा से ही प्रकट हुई हो और ये मैक्सी और कूफेंगी की तरफ बढ़ी। जिस पल गोल्डन रे नीचे उतरी, दोनों सेक्रेड मास्टर्स का भयावह ऑरा पूरी तरह से ढक गया था। ये मैक्सी और कूफेंगी की हरकत रुक गई। चमकती हुई गोल्डन रे ने उन्हें लगभग अपनी आंखें खोलने नहीं दी। उनके सीने पर ऐसा महसूस हुआ जैसे उन पर एक जलते हुए मेटल की प्लेट रख दी गई हो, जो इतनी भारी थी कि उनका दम घुट रहा था। सबसे डरावनी बात यह थी कि तेजी से नजदीक आ रहे खतरे के एहसास ने उनके शरीर के सारे बाल खड़े कर दिए थे, और यह भयावह घातक खतरे का एहसास गोल्डन रे से आया था। ये मैक्सी और कूफेंगी ने बिना सोचे समझे अपनी प्रोफाउंड ऑरा को मैक्सिमम तक बढ़ा दिया ताकि वो अपनी आंखों के सामने सुनहरी किरण का सामना कर सकें। साथ ही वो रिकॉइल पर भरोसा करके पीछे की तरफ धकेल दिए गए। एक ठंडी सी धमाके की आवाज के साथ गोल्डन फ्लेम 2 सेक्रेड मास्टर्स के मिलकर किए गए प्रयास से बिखर गई। फ्लेम के टुकड़ों में टूटकर पूरी तरह से गायब हो गई। तेजी से पीछे हट रहे ये मैक्सी और कूफेंगी दोनों के चेहरे पीले पड़ गए थे, और जब दोनों स्थिर हुए तो वो लगभग एक साथ चिल्लाए, कौन है? गोल्डन फ्लेम के गोले ने उन्हें एकदम घोंटने वाला स्पिरिचुअल प्रेशर महसूस कराया था। भले ही हुआंगजी वुयू ने कोई हरकत नहीं की थी, उसके चेहरे पर भी भाव तेजी से बदल गए थे। तीनों सेक्रेड मास्टर्स ने ऊपर देखा
और एक छोटी सी फिगर को धीरे धीरे आसमान से नीचे उतरते देखा। एक जवान लड़की थी जो शानदार कलरफुल कपड़ों में थी। उसके बाहरी रूप के हिसाब से उसे सिर्फ छोटी लड़की कहा जा सकता था, लेकिन उसकी काली आंखों में उसकी उम्र से बिल्कुल अलग पावर और डार्कनेस था। उसका चेहरा जैसे परफेक्शन से तराशा गया हो, लेकिन वो इतनी ठंडी थी कि उस पर किसी भी भाव का कोई निशान नहीं था। सबसे ध्यान खींचने वाली चीज उसके माथे के बीच में थी। एक लाल गोल्डन रंग का फ्लेम का मार्क चमक रहा था। हवा में एक ऐसी शॉकवेव फैलती है कि 2 सेक्रेड मास्टर्स एक साथ पीछे धकेल दिए जाते हैं। इतनी जबरदस्त फोर्स की तीनों सेक्रेड मास्टर्स हुआंगजी वुयू, कू फेंगी और ये मेक्शी एक पल के लिए बिल्कुल सुन्न हो जाते हैं, क्योंकि ये ऑरा क्लियरली शुआन्युआन वेंटियन का नहीं था। और उनके दिमाग में बस ये सवाल घूमता रह जाता है कि प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट पर आखिर ऐसी पावरफुल शख्सियत कब से आ गई। सबकी नजर आसमान से धीरे धीरे नीचे उतरती एक कलरफुल कपड़ों वाली छोटी सी लड़की पर अटक जाती है, और वो तीनों लिटरली सोच में पड़ जाते हैं। ये एक लड़की? एक लम्हे के लिए सबको जैस्मिन की याद आती है और उनके दिल एकदम कस के भर आते हैं, लेकिन तुरंत ही उन्हें समझ आ जाता है कि ये लड़की जैस्मिन जैसी एब्सोल्यूट सप्रेशन वाली नहीं है। हाँ, उसका ऑरा बहुत खौफनाक है और उनके दिल पर जबरदस्त प्रेशर डाल रहा है। मतलब पावर लेवल लगभग उनके बराबर है, लेकिन जैस्मिन जैसा तुम लोग तो कीड़े मकोड़े हो वाला फील नहीं दे रहा। इश्यू ये है कि प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट के 3 टॉप सीक्रेट मास्टर्स होने के बाद भी इन्होंने कभी इस कलरफुल कपड़ों वाली जवान लड़की को देखा ही नहीं, न ही कभी सुना कि कोई ऐसी एग्जिस्टेंस है जो उनका मुकाबला कर सके। क्योंकि असल बात यह है कि इस लड़की का प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट से कोई लेना देना ही नहीं। वो सीधा इल्यूजरी डीमन रेल्म से आई है। ये कोई आम लड़की नहीं, ये है लिटिल डीमन एम्प्रेस। ड्यूक मिंग को पकड़कर सबसे बड़ा खतरा हटाने के बाद जब वो डीमन इंपीरियल सिटी को साफ कर रही थी, तब उसे पता चला कि सुप्रीम ओशन पैलेस और माइटी हेवनली सोर्ड रीजन ने 100 साल पहले डीमन इंपीरियल सिटी में कुछ स्पाइस छोड़ रखे थे। और यहीं से उसने डिड्यूस किया कि शायद इन दोनों सेक्ट्स को इल्यूजरी डीमन रेल्म में हुआ सब कुछ पता चल चुका होगा, जो सीधा युनचे के लिए प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में एक बड़ा डेंजर बन सकता है। इसी चिंता के चलते जिस दिन स्पेस स्प्लिटिंग रिंग का पावर रिकवर हुआ, उसी दिन लिटिल डीमन एम्प्रेस अकेली प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट पर आई। गोल्डन क्रो की ब्लड लाइन से निकलती स्पेशल ऑरा को फॉलो करते करते वो आखिर युनचे तक पहुंच ही गई। लेकिन उसे देखते ही उसका दिल हिल जाता है, क्योंकि युनचे खून में डूबा हुआ होता है और उसके जिस्म का आधा हिस्सा तो प्रैक्टिकली डेड स्टेट में चला चुका होता है। हुआंगजी वुयू आगे बढ़कर मुस्कुराते हुए कहता है, यंग लेडी, तुम कौन हो? लगता है हमारी पहचान नहीं है, फिर भी तुम हमें अटैक क्यों कर रही हो? लेकिन लिटिल डीमन एम्प्रेस बिल्कुल इग्नोर करते हुए नीचे उतरती है और सीधा अपने स्नो व्हाइट हाथ आगे बढ़ाकर युनचे के माथे के बिल्कुल बीच में रख देती है। कुछ देर तक बिल्कुल हिलती भी नहीं। फेंग शुई उसे रोकती नहीं, बल्कि शौक में पूछती है, लिटिल गर्ल, तुम कौन हो? उसके पास खड़ी ये छोटी लड़की इतनी खूबसूरत है कि देखकर लगता है जैसे कोई इल्यूजन हो। ऐसी शक्ल जो सूरज चांद को भी जेलस कर दे। लेकिन इस बेमिसाल खूबसूरत चेहरे पर सिर्फ एक बोन चिलिंग ठंडी एक्सप्रेशन चिपकी हुई है। जुएर के सवाल का कोई जवाब नहीं आता। वो बस खून से सने युनचे को घूरती रहती है, जिसके सारे ऑर्गन्स तक तबाह हो चुके हैं और चेहरे पर जरा सा भी इमोशन नहीं आता। हाँ, शुएर एक चीज नोटिस करती है, युनचे के माथे को छूते उस छोटे से जेड जैसे हाथ की उंगलियां हल्की सी कांप रही हैं। अचानक लिटिल डीमन एम्प्रेस की उंगली के सिर्रे पर एक गोल्डन फ्लेम जल उठती है और साथ ही युनचे के माथे पर बने गोल्डन क्रो इम्प्रिंट को भी जला देती है। लेकिन जो नॉर्मली बहुत ब्राइट और आई कैचिंग होता था, वो इम्प्रिंट अब बिल्कुल डार्क पड़ चुका है। लिटिल डीमन एम्प्रेस हल्का सा भाव बदलकर भौहें सिकोड़ती है। अपनी उंगली से गोल्डन क्रो इम्प्रिंट को टच करते हुए वो बिना किसी रोक टोक के युनचे के जिस्म में तेज प्रोफाउंड एनर्जी डालना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से उसके पूरे जिस्म के सरफेस पर एक डल गोल्डन लाइट चमकने लगती है। हुआंगजी वुयू, कू फेंगिए और येमेसी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तीनों के चेहरे तंग हो जाते हैं, क्योंकि ये छोटी लड़की क्लियरली युनचे को जानती है और फिर भी उनकी नजर में एक डेड बॉडी को जिंदा करने की पूरी कोशिश कर रही है, जो उनको बिल्कुल बेकार और मजाक जैसा लगता है। हुआंगजी वुयू फिर से बोलता है, यंग लेडी, मैं वैसे तो तुम्हारा नाम जानना चाहता हूं, लेकिन तुम्हारे पैरों के पास पड़ा ये लाश हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेहतर होगा तुम यहीं से तुरंत चली जाओ। किसी मरे हुए आदमी की वजह से बेकार का पंगा मत लो। जिस पर येमेक्सी ठंडी हंसी के साथ ऐड करता है, खास तौर पे क्योंकि तुम जिन 3 लोगों को नाराज कर रही हो,
इस दुनिया में शायद उनसे पंगा लेना सबसे ज्यादा बेकार आइडिया होगा। यही सुनकर लिटिल डीमन एम्प्रेस की उंगली पर जलती फ्लेम एक पल में बुझ जाती है। वो धीरे से पलटकर उनकी तरफ मुड़ती है और उसके साथ ही ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया में किसी नरक से निकली किलिंग इंटेंट भर गई हो। आसमान के बादल हिलना बंद कर देते हैं, पहाड़ों की ठंडी हवा रुक जाती है, मिट्टी, धूल, पत्ते सब हवा में फ्रीज हो जाते हैं और हर तरफ एक ऐसी हद से ज्यादा ठंडी, हड्डियों तक चुभ जाने वाली सर्दी छा जाती है जैसे किसी ने पूरी दुनिया को बर्फ में सील कर दिया हो। तीनों सेक्रेड मास्टर्स के चेहरे का रंग तुरंत बदल जाता है। पहले तो सिर्फ उसका जोरदार ऑरा देखकर हुआंगजी वुयू ने सोचा था उसे शांति से हटा दिया जाए, लेकिन उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि ये छोटी सी लड़की इतनी खौफनाक किलिंग इंटेंट एक ही पल में फैला देगी। उसकी आंखें ऊपर से बिल्कुल शांत और सुनी हुई लगती हैं, जैसे उनमें कभी कोई इमोशन पैदा ही नहीं होता। लेकिन आसमान तक भरी हुई ये किलिंग इंटेंट एक ही बात बोल रही है। वो इन तीनों को हर हाल में मिटा देना चाहती है, उन्हें धूल में मिला देना चाहती है। ये मैक्सी ठंडी हंसी के साथ कहता है, इंटरेस्टिंग। तुम्हारा ऑरा वैसे तो काफी डरावने लेवल का है, लेकिन अफसोस तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारे सामने खड़े लोग कौन हैं। अगला पल आते ही लिटिल डीमन एम्प्रेस का जिस्म हिलता है और वो इंस्टेंट स्पीड से उन तीनों के बिल्कुल सामने आ जाती है। उसका छोटा सा हाथ ऊपर उठता है और पूरी दुनिया का टेम्परेचर एकदम से इतना बढ़ने लगता है कि हवा तक जलती हुई महसूस होती है। कू फेंगी आगे कदम रखकर भौहें चढ़ाते हुए कहती है, मुझे दे दो इसे। तुम दोनों पहले युनचे की बॉडी ले आओ और अगर पॉसिबल हो तो फंग शुएर को भी कंट्रोल कर लो। ज्यादा चांस है कि युनचे मरने से पहले मिरर ऑफ समसारा उसके हवाले करके गया होगा। हुआंगजी वुयू फिर भी वार्न करता है, इसे हल्के में मत लेना, ये लड़की नॉर्मल नहीं है, तुम्हें पीछे धकेल देना कोई किस्मत का खेल नहीं था। इसी बीच लिटिल डीमन एम्प्रेस के होंठ से अंत में पहले लफ्ज निकलते हैं, हर अक्षर अलग अलग टूटकर, तुम लोग माफी के लायक नहीं हो। आसपास की हवा बहुत स्कोचिंग हो चुकी है। तीनों को लगता है जैसे उनकी रीढ़ की हड्डी तक बर्फ बन गई हो। कू फेंगी तेज आवाज में चिल्लाती है, खुद को कुछ ज्यादा ही समझ लिया है तुमने। फिर उसका जिस्म अपनी जगह से हिले बिना पर्पल लाइट से चमक उठता है। धूप से भरे आसमान में अचानक रोरिंग थंडर गूंजता है। अनेक पर्पल लाइटनिंग स्ट्रीक्स आसमान से नीचे गिरने लगते हैं और चंद पलों में ही आसमान पर्पल होकर एक बड़े से थंडरिंग बैटलफील्ड बन जाता है। वहीं जगह पर 300 मीटर लंबा एक लाइटनिंग ड्रैगन फॉर्म हो जाता है, जिसका एक विशाल ड्रैगन क्लॉ बनते ही इतनी चीखती लाइटनिंग रिलीज करता है कि हर स्ट्राइक पर स्पेस खुद वायलेंटली कंटोर्ट होने लगती है। हुआंगजी वुयू धीमी आवाज में कहता है, लगता है कू फेंगी ने उसे बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया। देखते ही अपना लाइटनिंग बीस्ट निकाल लिया। ये सो कॉल्ड लाइटनिंग बीस्ट असल में कोई रियल ड्रैगन नहीं होता, बल्कि सुप्रीम ओशन पैलेस की सबसे हाई लेवल कोर प्रोफाउंड आर्ट लाइटनिंग बीस्टिफिकेशन का फाइनल फॉर्म है। क्योंकि प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट पर अगर कोई बंदा सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ से सबसे लो लेवल लाइटनिंग स्पिरिट भी बना ले तो उसे ग्रैंड मास्टर लेवल का माना जाता है। और कू फेंगी जैसे लेवल पर आकर वो ऐसी इतनी टेरिफाइंग लाइटनिंग बीस्ट मैनिफेस्ट कर सकती है। एक डरावनी ड्रैगन रोर आसमान को चीर देती है और दोनों मैसिव ड्रैगन क्लॉज डेफनिंग थंडर के साथ सीधा लिटिल डीमन एम्प्रेस की तरफ टूट पड़ते हैं, जिस पर शुएर शॉक में चीखती है, संभाल के, और तुरंत युनचे को जोर से पकड़कर पीछे की तरफ दौड़ पड़ती है। नॉर्मल प्रोफाउंड प्रैक्टिशनर्स अपनी पूरी जिंदगी में लाइटनिंग बीस्ट जैसी चीज को सिर्फ अफसाने में सुन सकते हैं। उसकी असली माइट तो उनके लिए बिल्कुल बियॉन्ड इमेजिनेशन है, क्योंकि सिर्फ उसका ऑरा ही किसी भी आदमी की आत्मा को एक पल में जिस्म से अलग करने के लिए काफी है। सॉवरेन ऑफ द सीज होने की वजह से कू फेंगी हमेशा लोगों से ऊपर रही है। एरोगेंस उसकी आदत है, लेकिन वो कभी बेवकूफ नहीं रही। लिटिल डीमन एम्प्रेस के अजीब और हैवी ऑरा का सामना करते वक्त उसने जरा भी लापरवाही नहीं करी। फर्स्ट मूव से ही उसने लाइटनिंग के सबसे टॉप लॉस का इस्तेमाल कर दिया। जैसे ही लाइटनिंग बीस्ट नीचे टूटकर गिरता है, उसी वक्त कू फेंगी का अपना जिस्म भी पर्पल लाइटनिंग की सिलहट बनकर लिटिल डीमन एम्प्रेस की तरफ फ्लैश होता है। उसे याद है कि 19 दिन पहले सुप्रीम ओशन पैलेस में जैस्मिन के सामने उन्होंने डर के मारे कसम खाई थी कि कभी युनचे के खिलाफ नहीं जाएंगे। लेकिन आज इतने सारे प्रोफाउंड स्काई पावर हाउसेस के होते हुए भी वो लोग मिरर ऑफ समसारा चुरा रहे हैं। इसीलिए ये सब चुप रखना जरूरी है और इसीलिए वो शुरुआत से ही लाइटनिंग बीस्ट यूज करके इस नई आई रुकावट को तुरंत खत्म करना चाहती है। लाइटनिंग ड्रैगन सीधा आसमान से नीचे गिरता है। प्रेशर इतना ज्यादा है कि लगता है जैसे दुनिया का अंत आ गया हो।
लेकिन कू फेंगी जो एकदम सामने रश कर रही होती है, अचानक रियलाइज करती है कि लिटिल डीमन एम्प्रेस ने एक बार भी ऊपर देखकर इस लाइटनिंग ड्रैगन की तरफ ध्यान तक नहीं दिया। उसकी अंधेरी ठंडी आंखें बस उसी की तरफ बिना इमोशन के टिकी हुई हैं। ऐसे लगता है जैसे उन आंखों में आसमान के तारों जैसी ठंडी चमक हो। यह देखकर कू फेंगी के दिल में अचानक ठंडी लहर दौड़ जाती है। लिटिल डीमन एम्प्रेस अपनी हथेली उठाती है और एक पल में गोल्डन ग्रो फ्लेम्स आसमान की तरफ फटकर निकल पड़ते हैं और कू फेंगी की नजरों के सामने पूरी दुनिया एक डल गोल्डन फ्लेम का समंदर बन जाती है। फ्लेम्स के इतने पास आते ही अभी तक हीट फील करने का मौका भी नहीं मिलता, उसके जिस्म की सारी वेन्स एक साथ ऐंठने लगती हैं और उसके दिल के अंदर एक जोरदार डर महसूस होता है। अपनी 1000 साल की जिंदगी में उसने सिर्फ 2 बार असली खौफ महसूस किया था। पहली बार 19 दिन पहले सी गॉड अरीना में, और अब दूसरी बार जो शायद पहले जितनी स्ट्रांग तो नहीं लेकिन फिर भी असली डर ही है। उसका इंस्टिंक्ट चिल्लाता है कि जो फ्लेम्स उसके सामने हैं वो उसकी जिंदगी में कभी देखी हुई किसी भी फ्लेम से ज्यादा खतरनाक हैं। ऐसी फ्लेम्स जो वर्ल्ड के पिनेकल पर खड़ी उस जैसी शख्सियत को भी राख बना सकती हैं। कू फेंगी तुरंत अपना अटैक तोड़ती है, पूरी फोर्स से ब्रेक लगाती है और एक पल में अपनी सारी ऑफेंसिव पावर को घुमाकर डिफेंस में डाल देती है। एक बड़ा सा लाइटनिंग प्रोफाउंड फॉर्मेशन बनाकर अपने आगे खड़ा कर लेती है। बूम के साथ गोल्डन फ्लेम्स उस जल्दी में बनाए गए लाइटनिंग फॉर्मेशन से टकरा जाती हैं। एक तीखी कान फाड़ देने वाली आवाज गूंजती है और ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ा गोल्डन बीस्ट लाइटनिंग एनर्जी को निगल रहा हो। कुछ ही पलों में कू फेंगी की पूरी लाइटनिंग पावर आधी से भी कम रह जाती है। यह देखकर उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ जाता है। वो घबराहट में सारी लाइटनिंग एनर्जी को ऊपर चढ़ाकर फुल स्पीड से पीछे की तरफ रिट्रीट कर जाती है। लिटिल डीमन एम्प्रेस की फिगर अभी तक वही आसमान में बिल्कुल सीधी खड़ी रहती है, जैसे उसने मूव भी नहीं किया। फिर उसका हाथ थोड़ा सा उल्टा मुड़ता है और एक और जायंट फ्लेम बॉल आसमान की तरफ शूट होता है। दूर से देखने पर लगता है जैसे स्काई में एक एक्स्ट्रा गोल्डन सन उग आया हो। यह नया सन धीरे धीरे उस लाइटनिंग बीस्ट को निगलने लगता है जो कू फेंगी ने सबसे ऊंची लाइटनिंग लॉ यूज करके बनाया था। लाइटनिंग बीस्ट की रोर्स पहले गुस्से से भर जाती हैं और अगले ही पल में चीखों में बदल जाती है, क्योंकि उसका पूरा लाइटनिंग से बना बॉडी उन गोल्डन फ्लेम्स के अंदर आसानी से पिघलने लगता है। वो तड़पते हुए जूझता रहता है, लेकिन सिर्फ 2 छोटी सांसों के टाइम में उसके विशाल ड्रैगन क्लॉज फ्लेम के अंदर टूटकर बिखर जाते हैं। लिटिल डीमन एम्प्रेस के हाथ की डायरेक्शन के साथ ही गोल्डन फ्लेम्स की वेव और भी तेज हो जाती है और कुछ ही पलों में पूरी लाइटनिंग ड्रैगन फ्लेम के अंदर घुल जाती है, जहां पर्पल लाइट की एक छोटी सी लकीर भी नजर नहीं आती। अब वो पूरी चीज एक फ्लेम ड्रैगन में बदल चुकी है जो आसमान में लेटकर टोर्शन खाता हुआ घूम रहा है। जब कू फेंगी लिटिल डीमन एम्प्रेस पर टूट पड़ी थी, तब हुआंगजी वुयू और ये मेक्सी पैरेलल में युनचे की बॉडी लेने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन उनके मुड़ने से पहले ही आसमान में चल रही इस फाइट का सीन देखकर उनके चेहरे का रंग बदल जाता है। एक डल सा बूम गूंजता है। फ्लेम ड्रैगन आसमान में फटकर अनेक छोटे फ्लेम्स में टूट जाता है जो पूरे आसमान में बिखरकर एक भी लाइटनिंग का निशान नहीं छोड़ते। कू फेंगे मुश्किल से गोल्डन फ्लेम्स को रोककर पीछे हटती है और तुरंत हुआंगजी वुयू और ये मेक्सी के पास लौट आती है। उसका चेहरा बदसूरत गुस्से और शौक से टेढ़ा हो चुका है, जबकि उन दोनों के चेहरे पहले वाली हल्की मुस्कान खोकर एकदम डार्क सीरियस एक्सप्रेशन में बदल चुके हैं। अब उन्हें पक्का समझ आ जाता है कि ये कलरफुल ड्रेस वाली लड़की कोई आम लड़की नहीं है, एक ऐसी शख्सियत है जिसके बारे में उन्होंने सोचा था कि शायद वो ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं, क्योंकि 2 सेक्रेड मास्टर्स को पीछे धकेल देना देखकर उन्होंने उसे सिर्फ अपने लेवल के आसपास का सोचा था। लेकिन कू फेंगी में फुल पावर से लड़ी उसकी फाइट देखकर पता चलता है कि गैप उनके सोच से भी ज्यादा बड़ा है। सबसे ज्यादा शौक यह है कि कू फेंगी ने यहां फुल स्ट्रेंथ यूज की, जबकि सामने वाली ने अब तक अपनी जगह से एक कदम भी नहीं हिला। कू फेंगी तेज सांस लेते हुए पूछती है, तुम आखिर हो कौन? लिटिल डीमन एम्प्रेस इसका कोई जवाब नहीं देती। उसका रिएक्शन सिर्फ इतना होता है कि आसमान तक फैलती किलिंग इंटेंट और सूरज जैसी जलती हुई फ्लेम्स एक साथ फटकर बाहर आ जाती हैं। बूम के साथ 15 किलोमीटर तक का पूरा आसमान एक ही पल में सी ऑफ फ्लेम्स बन जाता है, जहां ये 3 सेक्रेड मास्टर्स एक जलते हुए परगेटरी के अंदर फंस जाते हैं। नीचे का घना जंगल, जहां नॉर्मल फायर को फैलने के लिए वक्त लगता, वहां ऐसी हीट में एक चिंगारी तक नजर नहीं आती। सब कुछ तुरंत राख बनकर हवा में उड़ जाता है। अगले लम्हे जमीन पर कुछ भी बाकी नहीं रहता।
तीन सेक्रेड मास्टर्स ऊपर फ्लेम से भरे आसमान को देखकर चेहरे कस लेते हैं। कू फेंगी धीमी आवाज में कहती है, लगता है हम उसका नाम पहचान जैसे चीज उससे कभी नहीं निकलवा पाएंगे। मुझे अकेली इससे हराना पॉसिबल नहीं। शायद मुझे तुम दोनों में से किसी के साथ मिलकर लड़ना ही पड़ेगा। सेक्रेड मास्टर्स का कब मिलकर एक ही ओपोनेंट के सामने लड़ने का मौका आया है? उनकी पूरी जिंदगी में ये मूफेंग के अलावा ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। वांगजी वोयू ऊपर देखकर बोलता है, तुम दोनों को अलग अलग मिलने की जरूरत नहीं। इस बार हम तीनों एक साथ अटैक करेंगे। उसके दिल में अब खौफ का भारी सा बोझ बैठा हुआ है, क्योंकि जब इस रंगीन कपड़ों वाली लड़की ने कंप्लीट किलिंग इंटेंट रिलीज की थी, जो प्रेशर उसने महसूस किया वो उस लेजेंडरी ये मूफेंग के सामने खड़े होने के प्रेशर से कम नहीं था। फेंग शुई और यूनचे को बाहों में लेकर थोड़ा दूर तक भाग जाती है, लेकिन वो पूरी तरह भागती नहीं, क्योंकि आसमान एक पूरी सी ऑफ फ्लेम्स बन चुका है। लेकिन किसी अजीब वजह से उन दोनों के आसपास परगेटरी का प्रेशर नहीं आता। वो डम्बफाउंडेड होकर आसमान की तरफ देखती रहती है और उसकी अपनी ब्लड लाइन के अंदर से एक स्ट्रॉन्ग पराया सा थ्रॉबिंग फील उठता है। ये ऑरा बिल्कुल बिग ब्रदर यून के गोल्डन ग्रो फ्लेम्स जैसा। तो क्या वो लिटिल डीमन एम्प्रेस? चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और हाइप कर दो। साथ ही ऐसे ही रेगुलर वीडियोस के लिए आप मेंबरशिप ले सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी मेंबरशिप ले रहे हैं, कम लेवल वाली भी अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो इससे मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। साथ ही फ्यूचर में ऐसे ही और कमाल के वीडियोस आते रहेंगे। हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी को दिल से शुक्रिया।